आरजे रैप से पहले क्या था? आरजे रैप से पहले एक तो अगर आप चाहते हो कि अपने बच्चे को रैपिंग करने दो या म्यूजिक में करने दो तो उसको बता दो कि देख, मैं पहले से नासिक रिप्रेजेंट करता हूँ, तो मेरे नासिक शहर का हूँ, आपसे मैं परवाना, वक्त उसका है मुजरा कर बन तो उसका इशाना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, मर्दानी बातें और काम इनके जलाना, जलाते रहेंगे मेहनत से खाते तो हराम से नफरत और हराम का खाते, जो बातें बहुत कड़वी है करेला खाते ब्रो, हराम के पिल्ले ही हराम का खाते ब्रो। हेलो गाइस, आज हम पहला ब्रॉडकास्ट करने वाले हैं नासिक के फेमस रैपर आरजे म्यूजिक के साथ। हेलो भाई, कैसे हो? बस भाई तुम बताओ, सब सही है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ तुम्हारे साथ ब्रॉडकास्ट करके। तुमको कैसा लग रहा है? भाई मैं वैसे तो जल्दी पॉडकास्ट देता नहीं हूँ, बट अब मैंने बहुत सवाल किए खुद से और उसके बाद मैं यहाँ पे आया हूँ और मेरे को बहुत सही लग रहा है तुम्हारे साथ पॉडकास्ट करके। तो मेरे को एक वो बोलते हैं ना, एक फील आ रहा है कि बहुत सही होने वाला है सब चीज। अभी थोड़ा पर्सनल एक क्वेश्चन पूछता हूँ क्या भाई, सब लोग तुमको है ना आरजे नाम से जानते हैं, अच्छा, तो पर्सनल नाम क्या है तुम्हारा जिससे ऐसा कलीग या जो सिर्फ तुम्हारे नजीक के दोस्त लोग हमें आपको पहचानते हो? एक्चुअली मेरा नाम तो रजाक है, मोहम्मद रजाक जमीर पठान। आरजे नाम का इन्वेंशन ये मैंने खुद ने ही किया है। वैसे तो मम्मी का नाम रेशमा है और पापा का नाम जमीर है, तो इसलिए मैंने सोचा कि एंड तक उनके लिए सब कुछ करना है, तो फिर उनसे कुछ तो भी उठाते हैं, तो इसीलिए वो आर उनका और जे पापा का, तो वैसे बना के आरजे म्यूजिक कर दिया मैंने। और रैपिंग का आइडिया कहाँ से आए? रैपिंग का आइडिया एक्चुअली मैं तुमको बताता हूँ कि रैपिंग मेरा शौक था ही नहीं। मेरे को बचपन से शौक था, मेरे मम्मी गुनगुनाते थे, तो मेरे को एक सिंगर बनना था बहुत अच्छा, और मेरा थोड़ा बहुत आवाज अच्छा भी है उससे। मेरा आवाज तो बहुत ही अच्छा है माशाल्लाह। मेरे को सिंगिंग का बहुत ज्यादा शौक था, बट बचपन से मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली होता है ना, उसके भी नीचे वाला था लेवल, बट धीरे धीरे फिर वो लेवल ऊपर आया। मेरे को सिंगर ही बनना था, बट रैपिंग में आने की एक वजह है, वो है डिवाइन। मैंने अचानक ऐसा ही सर्च किया कि अगर मैं म्यूजिक नहीं कर, मतलब मैं अगर सिंगिंग नहीं करता हूँ तो मैं कुछ और कर सकता हूँ क्या म्यूजिक में, क्योंकि मुझे म्यूजिक छोड़ना नहीं था। और मैं सिंगिंग छोड़ क्यों दिया था, क्योंकि वहां पे इंस्ट्रूमेंट लेने की मेरी इतनी कुछ थी नहीं कि मैं गिटार खरीदूं या क्लासेस लगाऊं या कुछ खरीदूं। तो मैं फिर मेरे को एक दोस्त ने कहा कि भाई आप रैप सुनते हो क्या? मैं बोला रैप क्या होता है ये? तो मेरे को तो याद भी नहीं है वो, बस एक अचानक से हो गया था। तो फिर मैंने सर्च किया रैप, तो मेरे को डिवाइन सबसे पहले आया। डिवाइन आया तो मैं बोला यार डिवाइन, फिर नीसी, फिर उसके बाद में बहुत सारे लोग, मतलब मैंने सर्च किया जैसे जैसे हनी सिंह आया, रफ्तार आया, फिर बादशाह आया, फिर लील गोलू वगैरह, इन लोग, मेरे को बहुत सारे लोग ऐसे दिखे सामने, अमीर पलटा ही गया। तो इन लोग को देखा मैंने, मैं बोला यार बट इंस्पिरेशन तो अपना डिवाइन है। वो सबसे पहले आया था और उसको सुन के ऐसा लगा कि ये मैं हूँ। नासिक में रैप का कल्चर कैसा है? भाई नासिक में रैप का कल्चर अभी फिलहाल जो है वो बहुत सही है। मतलब अभी हर गली में 3-4 रैपर तो है। हाँ वो तो ठीक है, वो सीख रहा है, कर रहा है, सीख रहा है ऑलमोस्ट, मतलब देख के इसको ये रैपिंग कर रहा है तो उसको देख के कर रहा है, बट एक प्रॉपर डेफिनेशन की जरूरत है रैप के लिए। मतलब अगर तुम एक प्रॉपर डेफिनेशन लेके चलोगे ना रैप का, तो मे भी तुम और अच्छा कर सकते हो, बट अभी बहुत ज्यादा सही है, पहले से लेकर बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आरजे रैप से पहले क्या था? आरजे रैप से पहले एक सादा सा इंसान था, जो अभी भी है। आरजे रैप से पहले कुछ नहीं था। आरजे रैप से पहले स्ट्रगल ही एक लड़का था जो, जिसका सपना था कि कुछ तो भी करना है। पापा ड्राइवर है तो खुद वो नहीं करना है, बट कुछ तो भी ऐसा करना है कि उन लोग को बस एक आ जाए अपने को देख के कि यार हाँ कर दिया बेटे ने, कुछ तो भी कर दिया। और पहला रैप क्या लिखा था, कहाँ बैठ के लिखा था, ये हमको बताओ। देखो भाई, पहला रैप कहाँ लिखा था, कैसे लिखा था, ये तो मेरे को प्रॉपर अभी नहीं इतना दिमाग में आ रहा है, क्योंकि वो मैंने बना चुका था। मैंने वो रैप ऐसे ही मतलब लिख चुका था। जिंदगी की स्कीम गाने का नाम है। तो जिंदगी की स्कीम मैंने ऐसे ही लिख दिया था, मतलब कि मेरा जो है दोस्त है, मतलब बहुत सारे दोस्त से मेरा ऐसा ताल्लुकात रहे हैं बीच में, बट कोई ऐसे स्टैंड बाय के लिए खड़े नहीं हुए कभी। बट ठीक है, जो टाइम पे दोस्त लोग थे मेरे,
उन्होंने मेरे को बोला कि ट्राई तो कर, देखते हैं क्या होता है, कर तो सही। फिर मैंने लिखा और बस लिख दिया। मेरे को प्रॉपर याद नहीं है कि मैंने कहाँ लिखा था और कैसे लिखा था। और नासिक में तुमको अभी रैप के लिए कौन सपोर्ट करता था स्टार्टिंग में? जो कोई आर्टिस्ट होगा कि होगा ऐसा नासिक से आर्टिस्ट लोगों ने कितना सपोर्ट दिया तुमको? नासिक में आर्टिस्ट लोगों ने मतलब के लिए सपोर्ट दिया। वो सीधी सीधी बात है कि जब तक कहीं कुछ अटका हुआ है तब तक सपोर्ट है, जब तक कुछ नहीं है तब तक कुछ नहीं है। स्टार्टिंग में तो बहुत लोगों ने सपोर्ट किया। मतलब जैसे सबसे पहले मतलब मैं आया था रैप लेके, तो मेरे को एक आर्टिस्ट का सपोर्ट मिला था, वो है अरशाद म्यूजिक। बट सपोर्ट करने के बाद में बहुत सारी चीजें हुई, बहुत सारे मतलब ऐसे समझो कि जब ऐसे होता है ना कि एक जोड़ी बन जाती है, तो कुछ लोग देख के जलने लग जाते हैं और फिर वो भड़काना चालू कर देते हैं। नजर लग गई। हाँ, इन शॉर्ट ऐसे बोल सकते हैं कि नजर लग गई, वरना बहुत कुछ होते, बट ऐसे बता नहीं सकते, नसीब में जो होता है वो लिखा होता है। बट उसके बाद फिर हम दोनों के बीच कुछ सही नहीं हुआ, उनको भड़का दिया गया, मेरे को भड़का दिया गया। फिर उसके बाद में मैंने अकेला चलना स्टार्ट कर दिया। उनमें से कौन कौन लोग हैं जो अभी भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं? No one is there, bro. कोई नहीं था? अभी नहीं, सबको सपोर्ट करना है, ऐसे नहीं कि नहीं करते हैं, सपोर्ट करते हैं उन लोग। बट सीन ऐसा है कि जब तक आरजे है कुछ तो भी बड़ा कदम आरजे ने उठा लिया है। मतलब ऐसा समझो कि मैंने कोई अच्छा शो बजा दिया, या मेरी स्टोरी किसी ने रख दी कोई अच्छे रैपर ने, या मैं किसी को मिल के आया, तो तुरंत इनको वो डीएम चेक करने की आदत हो जाती है कि तुरंत जो डीएम में आते हैं, अरे भाई यार क्या कर दिया भाई, एक नंबर भाई, कुछ है भाई, दिसत नहीं आता, बोला भाई तू बोलता नहीं है हमारे से। तो ये बस ये तो चलने वाला है। तो दोनों के बीच क्या ऐसा कॉन्फ्लिक्ट हुआ, क्या अलग हो गया, या फिर कुछ ऐसा हुआ जो अभी तक साथ नहीं है? नहीं, देखो अभी क्या रहता है पता है क्या, ग्रुप के अंदर के लोग होते हैं जो चीजें खराब कर देते हैं, बट जो कच्चे गाली का होता है वो भड़क जाता है। तो वो टाइम पे मेरे को वो बात बतानी तो नहीं है क्या है, क्या नहीं, सब पर्सनल चीज है। बट मैं ये बताना चाहूंगा कि गलत किया लोगों का सुन के, स्टोरी डाल के और रिश्ता खत्म करके। बट अभी भी मैं मिलता हूँ, चाहता हूँ, तो बातचीत हो जाती है। बट इतना कुछ ऐसे पर्सनली मेरे को फील नहीं होता, किसी के लिए भी नहीं होता भाई, नॉट इवन वन सिंगल रैपर, किसी के लिए नहीं होता। आपने बीच में तुम्हारा बहुत सा गाना सुना था नासिक का, जो बहुत चला था बहुत चला था, उसमें आदि भाई तुम्हारे साथ में थे। हाँ, उनके और तुम्हारे बीच में ऐसा क्या हुआ कि वो अलग ट्रैक पे चले गए, तुम अलग ट्रैक पे? भाई तुम पर्सनल याद हो यार, तुम पर्सनल सवाल क्यों पूछ रहे हो? बात क्या है पता है क्या, नासिक का गाना जो है ये मेरा बहुत पहले का कंसेप्ट था कि मतलब वो एक डेविन रसल है बंदा, वो बीट पे भी बहुत ज्यादा वो बीट पे भी बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज हुई है। डेविन रसल बंदा है, उसकी बीट थी। उसके पहले भी मैंने नासिक का गाना लिख चुका था, मैं मतलब हुक बना चुका था, एक हुक और टूटा फूटा वर्ड्स मैंने क्रिएट कर लिया था। तो वो मेरा प्लान था, जैसे मेरा एक प्लान है नासिक ढोल, तो वैसे ही ये प्लान भी तब का ही था मेरा, और वो दोनों प्लान मेरे साथ में ही थे। तो मैंने वो हुक क्रिएट किया, उसके बाद मैंने उसका वर्ड्स लिखा, तब फिर आदि भाई मेरे साथ में ही थे। तब मतलब उसके पहले गाना लिख चुका था, बाद में आदि भाई साथ में आए, तो वो गाना फिर अब हम लोग साथ में, जैसे अपन दोनों साथ में, तो अगर मैं कुछ करूंगा तो मैं तुमको इनवाइट करूंगा कि भाई अपन कुछ तो करते हैं। तो हाँ, मैंने इनवाइट किया, मैंने बात की, फिर वो कोलैबोरेशन हो गया और वो गाना बाहर आ गया। बस इतना ही, वो उस गाने के बारे में बाकी कुछ नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि वो कॉन्ट्रोवर्शियल सॉन्ग है भाई, वो गाने पे बहुत पकड़े हैं। हमने एक तुम्हारा रैप बैटल में देखा है अंडरग्राउंड, तो उसमें क्या क्या डिफिकल्टीज आती है रैप बैटल करने के लिए, और तुम कितने ट्रॉफी जीत चुके हैं अभी तक के, उसके बारे में सक्सेसफुल जर्नी, जीरो टू हीरो वाले जो जर्नी है अंडरग्राउंड बैटल में, भाई वो बताओ थोड़ा सा। 0 टू हीरो तो नहीं हूँ भाई अभी तक, 0 टू 1 बोल सकते, 10 बोल सकते, बट 100 तक नहीं पहुंचा हूँ, स्ट्रगल कर ही रहा हूँ। बट हाँ, साइफर्स की बात जहाँ तक है, तो मैंने बहुत सारे साइफर्स किए हैं, मुंबई के भी साइफर्स किए, और नासिक के साइफर नहीं कर पाया मैं, क्योंकि नासिक में पहले होते थे साइफर्स, बट जो है नासिक का सीन जैसा है, तो उसके हिसाब से मैं नासिक में तो नहीं कर पाया। बट हाँ, मैं बाहर जाके मैंने साइफर्स किए है, नासिक को रिप्रेजेंट किया है, और ऑलमोस्ट 5-6 ट्रॉफी तो है ही मेरे पास में, जो मैं विन करके आया हूँ। दैट्स इट। और उसके अंदर का जो स्ट्रगल है,
कभी कभी क्या होता है कि जो सामने जजेस होते हैं ना, वो हमको बोलते हैं कि हम आपको बीट देंगे, आप चाहे लिखा हुआ गाओ या फिर आप फ्री स्टाइल करो, जैसे आपको करना है करो। तो वो तुरंत दिमाग चलाना, वही उसी मिनट पे उसको भी कर देना, ये बहुत बड़ी चीज होती है मेरे हिसाब से, क्योंकि इसके लिए बहुत प्रैक्टिस लगती है। आप फ्री स्टाइल तो कर लोगे, बट आपको फ्री स्टाइल में भी मीनिंग बनाना पड़ेगा, क्योंकि फिर तो फ्री स्टाइल का कोई भी मतलब ऐसा रहता है ना, कोई भी नहीं कर सकता फ्री स्टाइल, बट कोई भी उसका मतलब नहीं बना सकता। फ्री स्टाइल तो कोशिश कर लेगा कोई, बट फ्री स्टाइल का मतलब भी तो बनना चाहिए ना भाई। तो वो बहुत बड़ी एक चीज होती है। तो इसलिए मैं फ्री स्टाइल से ज्यादा हमारे लिखे हुए गानों पे ज्यादा फोकस करता हूँ कि मैं गाने अच्छे कैसे लिख सकता हूँ कि लोग फील करें। हमको एक रैप सुना के बता। तो जैसा अभी मैंने अंडरग्राउंड की बात किया, तो फ्री स्टाइल का बात हुआ अभी हमारे बीच में, तो वैसा एक फ्री स्टाइल का छोटा सा एक अभी जैसे मैंने आगे ले लिया आप शान सर, तो मैं पहले से नासिक रिप्रेजेंट करता हूँ, तो मेरे नासिक शहर का हूँ, आपसे मैं परवाना, वक्त उसका है मुजरा कर बन तो उसका शाना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, मर्दानी बातें और कामिन के जलाना, जलाते रहेंगे मेहनत से खाते तो, हराम से नफरत और हराम का खाते, जो बातें बहुत कड़वी है करेला खाते ब्रो, हराम के पिल्ले ही हराम का खाते ब्रो। स्पेशल स्पेशल आज ही बजेगा पूरे नासिक में। जो जूनियर थे सपोर्टर्स या साथ वाले, हाँ, वो अगर आपके साथ वापस से कोलैब करना चाहेंगे तो आपका क्या ये रहेगा? भाई कोलैब मैंने आज तक ना उन लोगों के साथ ही किया है भाई, जो लोग मेरे अपने थे। जैसे बहुत पहले, सबसे पहले मेरा एक बंदा था, जिसे नाम नहीं देना चाहूंगा, बट नासिक का ही रैपर था, ताकि उसके साथ भी पता नहीं कुछ तो कंट्रोवर्सी, मेरे को तो अभी याद भी नहीं है कि क्या कंट्रोवर्सी हुई थी, मेरे को याद नहीं है, बट ठीक है, वो अपना अच्छा कर रहा है, मैं अपना अच्छा कर रहा हूँ। शायद वो सीन में है भी नहीं, मेरे को पता नहीं है, क्योंकि मैं कभी किसी को स्ट्रग नहीं करता। एक बार जिससे खत्म उससे खत्म, मैं भूल जाता फिर कौन था क्या था, तो मैं ध्यान भी नहीं देता कभी फिर। और हाँ, एक्सरे राइट खान मुंबई के रैपर है अंधेरी के। जब मैं बैटल खेलने गया था तो वो वहाँ पे जज थे, तो मेरे को उनका वाइब बहुत पसंद आया। जब उन्होंने वहां पे परफॉर्म किया तो मेरे को बहुत ज्यादा सही लगा, तो मेरा उनके साथ कोलैब है बस, बाकी मेरा और कोलैब नहीं है किसी के साथ में। अगर कोई ऐसा अभी वक्त ऐसा है कि रैप सीन में ना ज्यादा कंट्रोवर्सी चलती है, हाँ हाँ, एमएमए बंटा हो गया, कृष्णा हो गया, इनका ये ऐसा हो गया है, मतलब बहुत से लोगों के माइंडसेट हो गया है क्या कंट्रोवर्सी के बिना कोई रैपर फेमस नहीं हो सकता। तो तुम्हारा क्या व्यू है इसमें? बात क्या पता है क्या, ये इंडिया है और लोगों को बिग बॉस पसंद है। हाँ, सीधी बात है, 4 जनों के झगड़े होते रहेंगे तो लोग पहले खड़े रहेंगे, देखने वाले लोग अलग रहेंगे, झगड़े करने वाले अलग रहेंगे, और सुलझाने वाले तो साइड में, उनकी तो कोई इज्जत ही नहीं है बीच में। तो लोगों को मजा आता है झगड़े देखने में और झगड़े करने में, और कंट्रोवर्सी में कि अब इसने ये बोला था ये क्या बोलेगा, अब इसने ये बोल दिया तो अब ये क्या बोलेगा। तो 10% लोग इधर रहेंगे, 10 इधर लेते, तो भाई ये होते रहते हैं। बट मैं बोलूँ ना कि डिस है ना एक हिप हॉप का पार्ट है, मानता हूँ, बट डिस अगर सही हो तो मजा भी आता है। डिस के अंदर अगर घर वालों को साइड में रखा जाए तो अच्छा भी लगता है। हाँ, वो भी बहुत सारे रैपर वही करते हैं कि बहन माँ बाप इन सबको बीच में लेके आ जाते हैं। ठीक है, वो एक डिस का कल्चर है, स्टार्टिंग में तो तुम कुछ भी बोल सकते हो, तुम जितनी गलती गालियां दे दोगे डिस में लोग उतना पसंद करेंगे। पर मेरी नजर में डिसरेस्पेक्ट की कोई वैल्यू नहीं है। मैंने भी किया भाई डिस, मैंने नहीं किया ऐसे नहीं है, डिस मैं भी कर चुका हूँ। बट एक वक्त जब आप समझ जाते हो ना कि नहीं यार भाई ये तो हरकत ही पागल है, तो शांत रहना मेरे को ज्यादा अच्छा लगता है फिर। हाँ, जब जवाब देने की बारी आएगी तो फिर वो तो जवाब देना ही पड़ता है। फिर पठान आएगा, हाँ, ईट का जवाब तो पत्थर से देना ही पड़ता है। भाई पठान कभी हारा नहीं है, तो वो टाइम पे समझ जाएगा क्या है क्या नहीं है। कई लोगों को क्या लगता है कि भाई कि रैप अगर हम कर रहे हैं या हम सपना हमारा कुछ है, तो लोग उसको क्या ले लेते पता है क्या, नहीं हम पूरा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिली से, क्यों हमारे घर में मतलब अगर हम काम करेंगे तो ही खाना आएगा, अब्बा कमाने जाएंगे तो ही खाना आएगा। बट हम लोग मिडिल क्लास है, हमको घर वाले बोलते पढ़ाई करो, ये करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करना अच्छी बात होता है, एजुकेटेड रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। बट एक अलग पार्ट है कि सपने पूरे नहीं हो रहे हैं, या तुम किसी एक वो बोलते हैं ना कि तुम एक उसको वजह बना ले रहे हो कि मिडिल क्लास एक वजह बन गई हमारे सपने नहीं पूरे होने के लिए। बट ऐसा कुछ नहीं है भाई। मैं उन लोगों के लिए ही खड़ा हूँ जो लोग ये सोचते हैं, क्योंकि मैं भी उस रास्ते से गुजरते हुए आ रहा हूँ और मैंने अब सेटल कर लिया है कि मैं खुद भाई, मैं अभी तक इसी का काम करता हूँ। हाँ, अभी देखा है तक आपने।
लोगों के घर पे जाता हूँ, किसी का काम करता हूँ, लोग मेरे को पहचान भी लेते, 50% लोग मेरे को पहचान लेते कि अरे आप तो शो करते हो ना, आरजे रैपर हो आप, ये सब। ये एक अलग फेज है मेरा, क्योंकि मुझे कमाना भी है और मुझे नाम भी बनाना है। तो इंशाल्लाह जल्दी नाम बन जाएगा तो मैं इस काम को छोड़ भी दूंगा। नहीं बनेगा तो ऐसे ही दोनों को साथ में लेके चलता रहूंगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। तो मैं उन लोगों के लिए खड़ा हूँ जो सोचते हैं कि मिडिल क्लास वाले कुछ कर नहीं सकते। हमारे चैनल के ना छोटे छोटे बच्चे, बड़े भी देखते हैं, बच्चे भी देखते हैं, तो पेरेंट्स लोगों की थिंकिंग ये हो जाती है कि रैप बोले तो गाली और कुछ नहीं। जैसे MC स्टैन और 2-3 हो गया, नाम नहीं लेना चाहूंगा, तो गाली के बिना रैप नहीं होता है ऐसा। तो उनके लिए क्या बोलना चाहोगे मैं पेरेंट्स तुम लोग को एक बात बताना चाहूंगा। MC स्टैन हो गया या जो गाली देने वाले रैपर्स हैं, ठीक है, जो थोड़ी बहुत देते हैं, जिनकी गाली में मीनिंग बन जाता है। जैसे मैं खुद मेरे एक आधे गाने के मतलब गानों के अंदर मेरे एक लाइन ऐसी आ जाती है जो मतलब ये डिस्क्राइब करना चाहता हूँ मैं उसको लेके कि भाई ये लाइन का मतलब ही है। इसको हम वो बोलते हैं ना, कभी कभी हमें गाली देना जरूरी इसीलिए हो जाता है कि लोग उस भाषा में समझ ले। और अगर आपको गाली नहीं पसंद है तो आपके लिए बहुत सारे रैपर्स और है। रैपिंग गाली इसका कोई मेल जोल नहीं है भाई, पहली बात तो। क्योंकि पहले भी रैपिंग होती थी बहुत। मैं तो देखो, मैं फॉरेन के एक भी आर्टिस्ट को नहीं सुनता। मेरे को किसी किसी का वाइब पसंद है, लिल वेन, टुपाक वगैरह और एक्स 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 टेंटाशियन। तो इनके मेरे को वाइब्स पसंद है तो मैं म्यूजिक के लिए सुन लेता हूँ। बट मैंने कभी उन लोगों के लिरिक्स सुन के फील नहीं कर पाया, क्योंकि मेरे को नहीं इंग्लिश में इतना इंटरेस्ट नहीं था जो है, टू बी ऑनेस्ट। मैंने पहले से डिवाइन को सुना है और मैं डिवाइन को अब तक सुनता हूँ। ठीक है, गाना याद नहीं कर पाता बट मैं फील कर लेता हूँ बंदे को। मैं रफ्तार भाई को सुनता हूँ, मैं डिवाइन भाई को सुन लेता हूँ, एमिने को भी सुनता हूँ। MC स्टैन को मैं कब तक सुनता था, जब तक मेरे को लगता था कि गानों में गालियां नहीं है, ये गालियां है तो बस कुछ एक स्पेसिफिक पार्ट के लिए, तब तक गाने का मतलब बन रहा है। उसके बाद मेरे को नहीं समझ में आया। तो मैं उन लोगों से और व्यूअर्स से और वो पेरेंट्स से एक बात कहना चाहूंगा कि रैप का गाली से कोई संबंध नहीं है। आपके बच्चे की जैसी परवरिश है वो वैसा ही रैप लिखने वाला है। अगर वो MC स्टैन को सुनता है तो वो उसी वे में लिखेगा, अगर वो डिवाइन को सुनता है वो उसी वे में लिखेगा, अगर वो रफ्तार को सुनता है तो वो उस वे में लिखेगा, अगर वो एमबीओ को सुनता है तो वो ज्यादा प्रेफर करेगा डिस्क के लिए। ऐसे सबका मानना है कि एमबीओ भाई डिस्क को एकदम टॉप नॉच खेल लेते हैं डिस्क के साथ में, और ये मैं भी मानता हूँ कि वो बंदे का तोड़ नहीं है डिस्क ट्रैक्स में, कोई नहीं है भाई। बाकी के रैप्स तो है ही अच्छे बट डिस्क ट्रैक में उनका कोई तोड़ नहीं है। तो अगर आप चाहते हो कि अपने बच्चे को रैपिंग करने दो या म्यूजिक में करने दो तो उसको बता दो कि देख हमारी इज्जत है, तेरी भी इज्जत है, तो अच्छी ऑडियंस ले, अच्छे लोगों का सपोर्ट ले, ताकि अच्छे अच्छे लोग हमको भी बोले कि हाँ एक आधी गाली दे देता है बट रैप का मीनिंग बहुत सही बना है। हमने ऐसा सुना था रैपिंग मतलब 10%, 50% ऑफ शायरी, ऐसा ये भाई राइम राइम हो जाता है ना तो सबको मतलब देखो ना, रैपर बहुत तरीके का होता है। एक सैड रैपर होता है, एक प्यार भरा रैपर होता है, और एक सच्चाई के लिखने वाला बंदा होता है, और बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स है। ये सब एक तो बोलते हैं ना पार्ट्स है। तो बात ऐसी है कि शायरी जो है वो एक पार्ट, जो तुम बोल रहे हो कि रैपिंग शायरी का पार्ट है, तो भाई ये राइटर पे डिपेंड करता है कि वो अपने रैप को शायरी के हिसाब में लिख रहा है या स्टोरी टेलिंग के हिसाब में लिख रहा है या कमर्शियल के हिसाब से लिख रहा है। ये बस एक पार्ट है। जैसे हमारे फरहान खान साहब, मुनव्वर फारूकी और बहुत सारे, मतलब मैं ये लोगों को सुनता हूँ ज्यादा करके, तला अंजुम, तला यूनुस, ये लोग रैप को शायरी लिखते हैं। लोग जैसे तला अंजुम शायरी लिखता है बट वो प्रेजेंस करता है रैप में। तो भाई वो एक बस नाम दे दिया गया है कि विदाउट म्यूजिक अगर आप 4 लाइन बोल दे रहे हो तो वो शायरी है, विद म्यूजिक के साथ में आप जा रहे हो तो वो रैप है। तो ये कुछ नहीं, बस एक पार्ट है भाई, हिप हॉप का ही पार्ट है। हिप हॉप से एक कंट्रोवर्सी का क्वेश्चन पूछना था, या जो रफ्तार ने अभी मेरे को बोला था वो कंट्रोवर्सी सही थी या गलत थी? तो मैं रफ्तार ने एक बात बोली थी ना कि पैसा नहीं कमा रहे हैं, रैपर्स पैसा कमा पा रहे हैं, टू बी ऑनेस्ट एनीवे जो है वो खुद का कर पा रहा है बट ही इज नॉट अर्निंग राइट नाउ, ऐसा ही कुछ तो बोला था ना भाई। बात क्या बताया क्या, रफ्तार भाई ने उनकी तरफ से एक बड़प्पन बता के बोला था। बट अब वो 2 तरीके के पीपल होते हैं। अगर मैं आपको एक बात बोल दूं कि भाई आप में ये कमी है, आपकी 2 तरीके की माइंड सेटअप होगी कि हाँ आरजे भाई ने बोला, आरजे भाई बड़े भाई है तो मैं इसको सुधारूंगा, और दूसरी होगी कि इसने कैसे बोल दिया मेरे को, ये बड़ा है तो क्या हो गया, इसने सबके सामने कैसे बोल दिया। होता है
अपना बड़ा भाई रहता है, अगर कोई फैमिली फंक्शन में आपको डांट देगा तो दो तरीके के लोग होते हैं, आपको बुरा लग जाएगा तो कहीं ये आपको सोचोगे कि नहीं मेरा बड़ा भाई है, बिल्कुल फैमिली फंक्शन में क्या बीच चौराहे में भी गाली दे सकता है, वो मेरा भाई है। तो एक सबका सोचने का नजरिया रहता है। एमबीओ भाई ने वो टाइम पे गलत सोच लिया, मेरे हिसाब में वो चीज उन्होंने गलत सोच ली तो उनको लग गया, उन्होंने डिस कर दिया। बट रफ्तार भाई के वैसे देखने जाएंगे तो भाई वो हिप हॉप के अंदर बड़े माने जाते हैं, बहुत साल से दिल गोलू, मतलब रफ्तार लेजेंड। वो तो हर साल के साथ में थे, वो तो हनी सिंह, रफ्तार, बादशाह मेरे लिए लेजेंड है भाई, डिवाइडरली लेजेंड है। क्योंकि इन लोगों ने ना मतलब मैं देख रहा हूँ, क्योंकि देखो मैं अपने अपने इससे बताता हूँ कि मैंने जब सर्च किया तो मेरे को एमबीओ भाई नहीं दिखे बाद में यूट्यूब में, बट मेरे को ये 4-5 नाम दिखे, क्योंकि मैं सही में जानता भी नहीं था, होंगे भी तो मैं जानता नहीं था, तो मैं उनके लिए गलत नहीं बोलूंगा कुछ, बट जैसा भी है वो लोग मेरे लिए लेजेंड के वे में आते हैं। टाइम बीतता जाएगा, लोग सुनने वाले बढ़ते जाएंगे, तो एमबीओ भाई के लेजेंड में आते जाएंगे। हाँ वो तो बट जब मैं सुन रहा हूँ, मैं बहुत ना समझता तब से मैं सुन रहा हूँ, तो भाई उनकी भी अलग रिस्पेक्ट है। तो उन्होंने कुछ सोच के ही बोला रहेगा, ठीक है, राजजोस के चैनल पे बोला, बहुत सारे लोगों के सामने बोला, क्योंकि वो मोटिवेशन देना चाहते थे कि तुम लोग करो, क्यों नहीं कर रहे, तुम प्रॉपर तरीके से जाओ, क्यों नहीं जा रहे। बट वो डिस्ट्रैक्ट में आ गया, लोगों को बिग बॉस पसंद है, लोगों ने उठा दिया, और क्या भाई बस। नासिक में 4-5 सालों बाद हिप हॉप का कल्चर कैसा आने वाला है? भाई देखो जिस तरीके से अभी चल रहा है ना, अगर इस तरीके से रहा तो 4-5 सालों में भी कुछ नहीं होने वाला, मैं आपको बता रहा हूँ। जिस तरीके से अभी चल रहा है, सबके बीच में दरार है, सबके बीच में, सब कैसा पता है, जो मेरे को नहीं आता ना वो सबको आ जाता है। कैसा पता है, मेरे मुंह पे अच्छा, उसके मुंह पे भी अच्छा, उसके मुंह पे भी अच्छा, और फिर उसके बाद में किसी एक के पास में 3 लोगों की बुराई, फिर इसके पास में ये 3 की बुराई। अभी फिलहाल में ये चल रहा है, अपने फायदे के लिए काम कर रहे हैं, मेरे को दिख रहा है ये चीज। अगर तुम्हारे को 4-5 जनों का ऐसा ग्रुप मिला है 5 लोगों का जो तुम्हारे साथ कंटिन्यू रहेंगे, तो तुम कैसा चेंज कर सकते हैं भाई कल्चर पूरा? मैं 4-5 लोग नहीं, मैं चाहता हूँ कि जितने जो डाल रहे गाने डाल रहे, बहुत सारे अच्छे अच्छे नाम यार काम कर रहे हैं, मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा, बट नाम लेके नहीं करूंगा मैं अप्रिशिएट कभी, क्योंकि क्या है ना, गिव एंड टेक वाला हिस्सा रहता है अपने हिसाब में, कि अगर तुम एक हाथ बढ़ाओगे तो दूसरा हाथ मिलेगा, तुम अगर बढ़ाओगे नहीं तो तुमको कहां से मिलेगा। और मैंने हमेशा से वही चीज की है, अगर मेरे को 4-5 का भी ग्रुप मिलता है या नहीं भी मिलता है, देखो भाई मेरे अंदर उतनी ताकत है कि मैं अकेला भी नासिक का नाम लेके जा सकता हूँ। मेरे को क्यों बाहर जाना पड़ रहा है, मेरे को बाहर के रैपर से सपोर्ट लेके आना पड़ रहा है कि भाई मैं नासिक से आया हूँ, तुम लोग मेरी स्टोरी रखोगे तो लोग नासिक के अंदर घुसेंगे और बाकी के रैपर्स को भी जान लेंगे। अभी जाहिर सी बात है, अगर तुम बाहर गाँव के रहते, अगर मैं तुम्हारे पास आता, तुम मेरे को बोलते हैं कि तुम रैपर, तुम कहाँ से, मैं तुमको बोलता कि मैं नासिक से, तुम जाते सर्च करते मेरे को, तुमको मेरा गाना सर्च करने के बाद नीचे नासिक की लिस्ट चालू हो जाती और खबर सीखते, तुम और सर्च और देखते चलते यार ये भी नासिक से, ये भी नासिक से, तो मेरे को ये अकेला करना पड़ रहा है जाने, समझ रहे हो। बाकी फॉलोअर और फॉलोइंग है तो बहुत तगड़े तगड़े लोग हैं अपने, तो मेरे को सपोर्ट बताने की जरूरत नहीं है, बट मैं आखिरी दिन तक यही चाहूंगा कि यूनिटी हो, पार्शियलिटी नहीं हो कोई भी चीज को लेके। आज मैं सब लोगों से दूर इसीलिए हूँ भाई के 90% लोगों हिप हॉप के लोगों 90% मेरे को मेरी कास्ट देख के दूर किया, सीधी सी बात है, कास्ट देख के मेरे को पीछे दिया। कर सकता था मैं, हो सकता था, सब कुछ हो सकता था, बट हमेशा एक ही चीज हुई है, कास्ट मैटर। और मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा भाई, बट मैंने ना रिकॉर्डिंग सुनी है, अगर रिकॉर्डिंग होती रहती ना मेरे पास में, वही लोग जो फोन पे बात कर रहे थे उन्होंने ही रिकॉर्डिंग उनके मोबाइल से सुनाई है सामने वाले को लेके कि भाई देख मेरा नाम मत आने देना, बट तू ये सुन तेरे बारे में क्या बोला जाता है। तो इसलिए मैंने नासिक में साइफर अटेंड करना बंद कर दिया। मैंने नासिक में बस मैं शो कर रहा हूँ, जो इज्जत दे रहा है उससे बात कर रहा हूँ, बट मैं ना भाई मैंने कोई पढ़ाई तो नहीं की है, बट मैं लोगों के चेहरे पढ़ लेता हूँ कि मुझसे जो बात कर रहा है वो फायदे के लिए कर रहा है या नुकसान के लिए कर रहा है या मेरे कुछ टांग खींचने के लिए कर रहा है। तो अब मैं सीधा सीधा उन लोगों को ध्यान भी नहीं देता हूँ, तो मैं पहचान लेता हूँ लोगों को। और हिप हॉप एक ऐसा यूनिटी है कि इसमें रिलीजन कुछ मैटर नहीं करता, मतलब वर्ड्स का ही खेल है ना पूरा, तो फिर ऐसा क्यों होता है सारा? क्या होता है पता है क्या, अभी सीधी सी बात बताऊंगा, ये हिप हॉप की बात नहीं है, ये बात है इंडिया की। इंडिया में जैसे देखो जाओ तो मुस्लिम टारगेट हो रहे, हर जगह पे टारगेट हो रहे, ठीक है, दिख रहा है इंडिया के आउट ऑफ इंडिया में मुस्लिम टारगेट हो रहे। हिप हॉप कोई कास्ट देखता नहीं है, इसीलिए हिप हॉप पे इतने अच्छे अच्छे रैपर है। एमबीओ बंटा मुस्लिम है, हाँ एमसी स्टैन मुस्लिम है, नेजी मुस्लिम है, बहुत सारे और अच्छे ऊपर आने वाले रैपर हिजर भाई मुस्लिम है, तो बहुत सारे लोग जो है ना ये मुस्लिम है। बट मुंबई ना, मुंबई ये सब बिलोंग करते हैं मुंबई और पूरा से। बात ये एमसी स्टैन सपोर्ट नहीं था, बट आ गया, उसको पता है कि लोगों को क्या चाहिए, उसने वो चीज डाल दी, वो आ गया ऊपर, उसको मिल गया।
बाकी के जितने रैपर्स हैं सब इन्होंने यही किया, लोगों को क्या चाहिए था वो किया और आ गए। बाहर से देखते हैं ना भाई कि इंडिया में जो चल रहा है मुस्लिम्स को लेके वो चीज गलत है। देखो अगर एक कांदा सड़ा हुआ है ना तो तुम कांदे को नाम नहीं रख सकते कि ये सब सड़े हुए, तुम उसको साइड में निकाल के रख दो, बाकी सब अच्छे हैं। हाँ उसको उसके साथ रखोगे तो सब सड़ी जाएंगे, सब सड़ी जाएंगे। तो मैं नहीं मानता ये चीजों को, इसीलिए मैं इनसे दूर हो गया। नासिक में यही चीज हो रही है भाई, बाकी कुछ नहीं हो रहा। बहुत कम लोग हैं जो आरजे को सपोर्ट कर रहे हैं एज आर्टिस्ट, बट बहुत ज्यादा लोग हैं जो मेरी अपॉर्चुनिटीज को छीनना चाहते हैं। अभी तक छीनते हैं भाई, अभी तक। मैं कहीं पे शो करके आ जाऊँ, मैं कहीं पे अपना इंटरव्यू देके आ जाऊँ, मैं कहीं पे अपना वो बोलते हैं ना एक ऑडिशन देके आ जाते हैं, तो वहां पे पहुंच जाते हैं। अब मुझे पता चल जाती है, ऑर्गेनाइजर से पता चल जाता है, वहां के बाकी लोगों से कि यार भाई ये लड़का आया था, ये बोल रहा था इससे अच्छा मैं कर लूंगा, मेरे को तो पैसे भी मत हो, कर लूंगा, हो जाएगा। तो बहुत से लोग हैं, बट वो बोलते हैं रब तो इज्जत मत दशा, वो तो जिल्लत मत दशा। तो इज्जत और जिल्लत देने वाला वही रब है, मैं उसका बिलीव करता हूँ सबसे ज्यादा। बिलीवर हूँ मैं, तो मैं बिलीव करूंगा भाई, इसीलिए मैं ध्यान नहीं देता बस। मेरा मैंने एक वाकया कहा था मेरे, वो मैं तुमको, तो मेरे हाथ का छीन सकते पर मेरे नसीब का नहीं छीन पाऊंगे, ये बात हमेशा याद रखना। भाई भाई ये बहुत बड़ी चीज है, तुम हाथ का छीन लोगे छोड़ दूंगा, तो मैं खुद बोलता हूँ अगर तुमको जरूरत है ना, मेरे को दिख रहा है तुम ले जाओ, बट मेरे नसीब का जो है ना वो मैं चाह के भी तुमको दे नहीं पाऊंगा, और तुम चाह के भी छीन नहीं पाओगे। तो मैं एट दी एंड तक यही बोलना चाहता हूँ कि यार कम्युनिटी है, अभी भी बहुत टाइम है, अभी भी चाहे एकजुट होकर कर सकते हैं। कोई अपना ग्रुप बना रहा है, कोई अपना ग्रुप बना रहा है, 4-5 लोग, और भाई इनके ग्रुप में जितने भी लोग हैं ये मेरे से मिल चुके हैं, मेरे साथ बैठ चुके हैं घर पे, मेरे साथ हिप हॉप साइफर कर चुके हैं सब लोग। इनकी लिखावटें मैं देख चुका हूँ कि क्या लिखते हैं, कैसे करते हैं। एक टाइम पे इन्होंने मेरी और मैंने इनकी हेल्प की है। तो ऐसा नहीं है कोई बहुत बड़े लोग हैं, बहुत कहीं से आए हुए, ऐसा कुछ नहीं है। ये है वही लोग जो पहले साथ में है। तो मैं क्या चाहता हूँ कि आर्टिस्ट का घमंड होना जरूरी है। आर्टिस्ट के अंदर अगर एक एटीट्यूड नहीं रहेगा ना तो उसको सादा समझा जाएगा। तो तुमने बहुत से स्टेज शो किए, तो उसमें कैसे कैसे पहुंचे और कौन सा ऐसे स्टेज शो है जो यादगार रहे? या भाई कितने भी बड़े स्टेज शो बजाओ में, पर ये स्टेज शो उससे भी भारी था। तेरे को बात बताता, वो जो अंदर का बच्चा है ना वो अभी तक शांति से नहीं हो जाए। मतलब कोई भी स्टेज शो देख के ना मेरे को ऐसा नहीं लगता कि यार मैं ये मेरे को याद रहेगा या कुछ भी कर लूंगा तो ये याद रहेगा। मैंने स्टेज शो आज तक बहुत स्टेज शो करा, कितने स्टेज शो ऐसे हैं जो मैंने ना डाला ही नहीं इंस्टाग्राम पे। मैं जब इंस्टा पे नहीं था तब भी मैं स्टेज शो कर चुका हूँ। गली के प्रोग्राम हॉल वो भी मेरे लिए स्टेज था भाई, किसी की हल्दी बोल, किसी की शादी बोल, वलीमा बोल, ये मैं कर चुका हूँ। बट क्या रहता है कि मैं खुद को आर्टिस्ट मानता था, मेरे को ये फर्क नहीं पड़ता था कि कौन हंस रहा, मैं वो 100 हंसने वालों में से एक अप्रिशिएट करने वाले को इंपॉर्टेंस देता था। इसीलिए आज मैं यहाँ पे हूँ, मेरे को ऐसा लगता। मैंने बहुत सारे स्टेज शो किए भाई, मेरे को कभी ऐसा लगेगा नहीं कि ये मेरे लिए बहुत बेटर था। मैं हमेशा से बड़े की चाव में रहा हूँ कि वो अंदर का बच्चा शांति नहीं होता, जिसने बहुत ज्यादा गरीबी देखी है, जिसने बहुत ज्यादा तकलीफें देखी है, जिसने अपनों के धोखा होते हुए देखा है, अपनों के यहाँ पे धोखा होते हुए देखा है, जो चीजों को तरसा है। देख बात वो बोलते ना, जाकिर खान ने एक बात बोली थी कि माँ बाप सपने के अगेंस्ट नहीं है, वो बस आपको गरीब नहीं देखना चाहते। तो ये बात सही है भाई, और मैं भी यही चाहता हूँ कि ये चीज हो। वो जो माँ बाप बोलते हो गलत नहीं है। तो मेरे को भी पहले ऐसे सोचता था कि ये मत कर, क्या लोग हंस रहे, तो स्टेज पे चल रहा लोग हंस रहे, को अच्छा लगा क्या, सबके माँ बाप की इज्जत रहती भाई। तो मेरा भी वैसे ही था, तो मैंने उनको बोला कि देखो आज ये हंस रहे, कल ये तालियां बजाएंगे, और आज हो रहा ना तो उनको ऐसा फकर हो रहा है। फिर अब्बा जाते रहे, तुमको दुकान में खिला रहे, जब मैं तेरा लड़का बहुत भारी कर रहा है, अम्मी को कुछ तार लेते रहे, तो उनको आज अच्छा लग रहा। तो मैंने अपनी लाइफ में ना बहुत स्टेज शो करा, ऐसा कोई स्टेज शो नहीं जो मेरे को याद रहेगा और वो मैं आगे से कंपेयर करूंगा। मैं हमेशा बड़े के वास्ते सोचूंगा, और बहुत अपन बहुत क्रिटिकल कंडीशन में से गुजर चुके हैं ना, तो अपनी चाह बहुत बड़ी है। तो दैट्स इट, बाकी कुछ नहीं है यार। और एक आर्टिस्ट को ऐसा क्या गुड डेट्स होना चाहिए कि वो आगे बढ़ता जाए पर ये अच्छी चीजें भूले ना, क्या एक ईगो आ जाता आर्टिस्ट लोगों में, क्या एक बुरा सा आ जाती नहीं क्या? मेरे हिसाब से ना भाई, अगर आप आर्टिस्ट हो ना तो आपके अंदर एक चीज ये रिलीज बनता, अच्छे काम। क्योंकि देखो आर्टिस्ट बहुत पैसा कमाता, वो बहुत इतना पैसा कमाता ना कि लोग गिनने वाले, बट बोली भी रकम उसको दे के बुला लेते। कोई भी आर्टिस्ट रह दो, वेटर रह दो, एंकर रह दो, सिंगर रह दो, रैपर रह दो, डांसर रह दो, इनको पैसा मिलता है। बट बात आ जाती तुम्हारे हवाले की कि तुम काम क्या कर रहे हो। मेरा एक ही मानना है, अगर आर्टिस्ट के अंदर गुड डेट्स नहीं है ना तो मेरे नजर में वो आर्टिस्ट नहीं है। क्योंकि अगर तुम इतना कमा रहे हो और तुम अगर एक गरीब के लिए नहीं सोच सकते, अभी जैसे एक अपना सीधा सीन है, पहले तक है ना मेरा सपना था कि मैं मेरी मम्मी को प्राउड करूँ, पापा को प्राउड करूँ, पैसा कमाऊँ, खुद के लिए लोगों को बताऊँ कि क्यों है, मतलब ऐसा हो सकता है
कि तुम मेहनत करो तुमको फल ना मिले, मेरे को उन लोग के लिए करना था ऐसा, इसलिए मेरे को ऐसा कुछ नहीं था कि मेरे को बहुत सारा कमाना है, बट मेरे को वो ख्वाब पूरे करने हैं जो मैं नहीं कर पाया। और देख मेरे पापा के भी हाथ में जीता तो उन्होंने दिया मेरे को, अब मैं उनसे ये तो नहीं बोल सकता ना कि तुमने मेरे से क्या करे, मेरा कोई हक नहीं और औकात नहीं है मिलती, क्योंकि उन्होंने पैदा करके इतना बड़ा कर दिया, वो बड़ी बात है। तो आज अपने अपना टाइम है ना बाबू, तुम क्यों नहीं सोच सकते आगे का, अल्लाह ताला ने तुम्हारे को भेजा है, तुम अमीर वालों खानदानी मेहनत करके, तो तुम भी कुछ छोटा बना लग रही है, ऐसा नहीं है। तो मेरे अब्बा के झोली में जितना था उन्होंने मेरे आगे रखे, घर वालों ने जितना करे उतना मेरे वास्ते करे, बट क्या करे दुनिया के हिसाब से अपने ख्वाब पड़े थे तो वो तो नहीं पूरे हो सकते, क्योंकि अम्मी अब्बा का सोचना और मेरा सोचना बहुत अलग है। तो दुनिया के हिसाब के जो मेरे ख्वाब है वो पूरे नहीं कर सकते, कर भी सकते थे बट उनको फांसी देके तो चीज नहीं हो सकती ना कि तुम ये करो मेरे वास्ते, ऐसा तो नहीं हो सकता भाई, ऐसा अपन नहीं कर सकते। लॉकडाउन के टाइम की बात है, मेरा कुछ काम नहीं था, पुलिस वालों के साथ में जाता था इसी, मतलब घर पे बैठ के क्या करते हैं, चलो पुलिस वालों के साथ जाते रहे एक साथ। मैं छोटी सी बात में खत्म करूंगा इंसिडेंट को, मैं देखा कि एक लड़का गाड़ी में आया, उसने दो लोगों को गाड़ी के बाहर निकाला, दरवाजा बंद था, खुद गाड़ी में बैठा और निकल गया। और ये बात है ना इधर की अपना फुले नगर के पास की बात है, मैं वहाँ पे एक बंदे के साथ था, अननोन बंदा था वो, जैसे पुलिस कर्मचारी सेवा नहीं कह रहे थे कि हम पुलिस की मदद करें, तो वैसा मैं भी था पुलिस की मदद करने, हमारे पास लकड़ी सूट पहने, वो पुलिस का टी शर्ट पैंट, और हम खड़े हैं वहाँ पे टोपी पहनने, और ये चीज मैंने देखा तो मैं गया वहाँ, और वो जो थे ना दो लोग, वो एक बुढ़ी औरत थी और एक बुढ़ा आदमी था, मतलब ऐसा मैं अपने दादा दादी के उम्र में, वो जो औरत जो थी तो उसको तो कुछ बोलते ही नहीं आता, तो उसके मुंह में दांत नहीं थे भाई, और बुढ़ा जो था वो अलग ही काम रहा था, क्योंकि उसको एक अलग दुख हो गया था। तो मैंने उनसे बात करने की कोशिश करा कि क्या झालं तुम्हाला, इधर तुम्हाला उधर म्हणजे मतलब इधर तुम्हारे को उतारा, और मतलब मैंने मराठी में बोला था मेरी बट मतलब इधर तुमको उतारा और उसके बाद छोड़ दिए, तो क्या हुआ, तो बोले ये जो है ना ये मेरे बच्चे का बच्चा था, मतलब उनके लड़के का लड़का था, मतलब वो उसके दादा दादी थे। हाँ तो बोले अब मेरा तो बेटा नहीं है, तो मैं इनके पास रहते थे हम लोग, बट अब इसकी औरत को नहीं चल रहा है कि हमारे दादा दादी हमारे साथ है, तो इसीलिए ये बहुत दिनों से हमको निकालना चाह रहा था, तो आज इसलिए टेंशन में हमको घर के बाहर यहाँ पे छोड़ दिया। तो वो देख के ना बहुत गलत लगा, फिर एक चीज इतनी बुरी लगी, अब तक मेरे सपने का मोटिव क्या था कि मेरी मम्मी पापा को खुश करना है, उनको हर वो चीज देनी है जो वो, क्योंकि उन्होंने मैच नहीं फील कर पाए, वो भी वही चीज फील कर रहे हैं जो मैं मेरे बचपन में किया, क्योंकि मम्मी को पापा तीन साल की मम्मी थी जब उनके पापा का इंतकाल हो गया। पापा के पापा थे मतलब दादा को मेरे वो थे, बट फिर भी मेरे पापा का पढ़ाई में इतना दिमाग नहीं था, तो बचपन से मेहनत कर रहे, और वो मिडिल क्लास फैमिली से ही बिलोंग कर रहे, तो इतना कुछ सपने का ऐसा कुछ था नहीं था, तो मैं चाहता था कि वो भी अच्छा कुछ करे अपनी लाइफ में, तो बची हुई जिंदगी में उनको अपने पैसों पे ऐश करने देना चाहता था, ये मेरा सपना कि मैं भी अच्छा खासा और बड़ा बनूं और उनको भी और बड़ी चीजें, और खुद के पैसों से घर लेके होता और गाड़ी होता, ये सब सीन था अपना। बट जब वो चीज मेरे सामने आई ना, वो दादा दादी वो जो वहां छोड़ के गया था वो लड़का, तो वहां पे ना मैंने उनको मतलब दिमाग ही बदल गया मेरा, एकदम स्टेट ऑफ माइंड ही बदल गया, तब भी मैं गाने लिखता था। लॉकडाउन किस टाइम की बात, स्टेट ऑफ माइंड बदल गया अपना। मैंने पुलिस वालों को फोन लगाया, सर लिखिए कि यार ऐसा ऐसा हुआ है, उन्होंने आपको देख लिया, पता नहीं हम लोग किधर रहेंगे, मेरे को कुछ पता नहीं, बट वहां से मैंने एक स्टार्टअप किया कि अब अपने को जो कुछ भी करना है ना एनजीओ के लिए करना है। बहुत रियर कंडीशन है कि एक मुस्लिम फैमिली अपने बूढ़े माँ बाप को एनजीओ में रखती है, बहुत रियर कंडीशन देखी है मैंने इंडिया के अंदर, बहुत रियर लोग, बहुत रियर। पर अदर कास्ट के लोग पता नहीं क्यों अपने माँ बाप को बाहर रखते, औरत ने बोल दी चलो तुम्हारा गाड़ी से कर लो, अदर माँ नहीं तो एक काम करो एनजीओ करो, हम वहाँ पैसा उठाएंगे। अरे तुम जब उनको सता रहे थे उन्होंने ऐसा नहीं बोले तुम्हारे को कि तुम मेरे को बहुत सता रहा है, काम कर तेरी बड़ी माँ के पास जाके लगा, मैं पैसे भेजती तू वही पढ़, ऐसा नहीं बोले उन्होंने। तो वो बूढ़े होते जा रहे हैं, मतलब वो बचपन में आ रहे हैं वापस। एक बच्चे में और एक बूढ़े में कोई फर्क नहीं भाई, कोई फर्क नहीं है। बच्चा भी चिड़चिड़ करता, उसको कुछ बोलते नहीं आता, कुछ तकलीफ रहती तो वो चिड़चिड़ करता, बूढ़े को बोलते आता और वो चिड़चिड़ क्यों करता, क्योंकि वो बच्चा बन गया रहता, उसका माइंड जवान में, मतलब वो बुढ़ापे में जाने का उसका माइंड जवानी वाला शरारत वाला माइंड नहीं रहता, वो एकदम नाजुक सा बच्चा बन जाता है, किसी छोटी मोटी चीज भी रखी तो वो बड़ा करके रोके बताना, तो अपने को हैंडल करना होता वो चीज को, और अगर हम वही हैंडल करेंगे तो कोई मतलब नहीं। तो अभी रिसेंटली मेरा पिछले साल का बर्थडे था, वो मैंने एनजीओ में सेलिब्रेट करा, बट बात ऐसी है ना कि मैं अगर दिल से चाहता था इसलिए मैंने किया, तो मेरा वहां से नैरेटिव बदल गया, मेरा पॉइंट बदल गया, पूरा खुद को चेंज कर दिया अपने लाइफ को कि अब अगर करना है तो एनजीओ के लिए करना है, फिर मैं रैपिंग से पैसा कमाऊं फिर करूं, या मैं खुद के मेहनत से एसी का पैसा कमाऊं और फिर करूं, या मैं कुछ भी करके पैसा कमाऊं फिर करूं, पर मेरे को एनजीओ स्टार्ट करना है।
मेरे को अपने भाई से हम भी साथ में लेके तुम्हारे अरे बस क्या यार भाई। और मैंने ठान लिया है। अभी तो अगरबत्ती की प्लानिंग भी चल रही है कि मुंबई का मैं ढूंढ रहा हूँ बड़ा एनजीओ जहाँ पे और मेरे को लोग मिले थे। यहाँ पे जो 30-40 लोग मिले थे, अब मेरे को मुंबई के मतलब इसमें से समझ में आता है कि दुनिया में कितने कपटी लोग हैं। बहुत बहुत कितने कपटी लोग हैं कि जो अपने माँ बाप बोलो, दादा दादी बोलो, यार तुम अगर बूढ़े लोगों को समझ नहीं सकते तो तुम कुछ नहीं कर सकते भाई मेरे हिसाब में। अपना जन्नत और जन्नत का दरवाजा खुदा करते लोग, ऐसा हो जाता है। कोई हो जाता है। और ये सिर्फ अपने मुस्लिम्स में ही नहीं है जन्नत और जन्नत का दरवाजा। बड़ों का सम्मान करना बाकी कास्ट में भी बाकी है। कास्ट में और बूढ़ों का घर में होना एक अच्छी निशानी है। अपने इसमें तो है कि बूढ़ों का घर में होने से घर की रौनक बढ़ जाती है। तो ये बाकी लोग भी मानते हैं, बाकी लोगों के भी गीता में भी लिखा है, बहुत सारे जो है जो भगवान ने बनाई हुई किताब है उसके अंदर लिखा हुआ है ये चीजें कि बड़ों का बूढ़ों का घर में होना ज्यादा जरूरी है। क्योंकि उनके उनके जो बरकत रहती है, जिसको बरकत बोलते हैं, उनकी जो पुण्याई रहती है, जैसे बोले, उनसे तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। तुम कल्चर में जाते हो, जिसके घर में बूढ़े लोग नहीं है ना, उनके घर में कल्चर नहीं है, कल्चर नहीं है, इंडियन कल्चर नहीं है। वो कुछ भी पहनेंगे, कुछ भी होगा। फॉरेन कल्चर चलते हैं। हाँ, पर जिनके घर में कोई ना कोई बूढ़ा बड़ा है तो बताएगा कि बेटा ये अपना कल्चर नहीं है, ये अपना कल्चर है। वो सही गलत में मतलब बताएगा। तो भाई बस उन लोगों के लिए एनजीओ स्टार्ट करना है और उनका बच्चा बन के रहने में मेरे को ज्यादा अच्छा लगता है। मेरे बाप है, मैं उनको कभी तकलीफ नहीं देता भाई। हाँ देख, एक टाइम तक सब तकलीफ देते हैं, एक टाइम तक गलतियां सबसे होती है, बट वो नहीं गिना जाएगा कि समझदारी गिना जाएगी कि आप कब समझदार हो गए। तो आज मैं यही सोचता हूँ कि आज मेरा अम्मी से कभी झगड़ा भी हो गया तो मैं घर के बाहर नहीं निकलता। मैं पहले मनाऊंगा, माफी मांगूंगा, अब्बा से माफी मांगूंगा, झगड़ा होगा तो घर के बाहर जाऊंगा। क्योंकि मेरे को ये नहीं मालूम भाई मैं घर के बाहर जाऊंगा और वापस आऊंगा कि नहीं, वैसे ही चल दूं। हाँ हुआ है, बहुत से लोगों के साथ हुआ है। मैं निकला हूँ घर से और मैं वापस वैसे ही पैदल जो जैसे मैं गया था वैसे मैं वापस आ, माफी मांगने का भी मौका ना मिले। तो मैं उन लोग को पहले रखता हूँ कि मैं घर से बाहर ही ना जाऊँ। अगर मैं गुस्सा हूँ, वो गुस्सा है, तो मैं वो चीज क्लियर कर लूँ तुरंत और फिर मैं घर पे वापस, घर से बाहर निकलूँ और घर में वापस आ। और ये मैं अपने जो दिन अजीज लोग हैं उनके साथ ही करता हूँ कि मेरा किसी के साथ भी ऐसा, मेरा बहुत करीबी दोस्त है, उससे झगड़ा हो गया तो मैं उसके बाद से हटता नहीं है जब तक उसको सॉरी बोल के, जब तक उससे सब क्लियर करके, अपने दिल का भार निकाल के साइड में ना रखूं। तो मैं चाहता हूँ कि हर एक आर्टिस्ट की ये थिंक हो। बहुत कम लोग हैं जो इतना अच्छा सोचते हैं, क्योंकि मैं आर्टिस्ट में मैं देख रहा हूँ कि कौन क्या सोचता है। आज के पीरियड में बहुत सारे आर्टिस्ट है जो फेम के लिए काम कर रहे हैं कि कुछ भी हो, भले ही अपना जिस्म बेचना पड़े, लड़का हो लड़की हो, भले ही कुछ भी करना पड़े, भले अपनी कोई इज्जत ना हो मार्केट में। तो नहीं क्या बोलते अपन, ये भी कर लेते हैं, जानते इज्जत जाएगी पर नाम तो हो जाएगा। बहुत लोग है ना भाई जो गालियां भी दे रहे, घर वालों को सोच रहे भी, सब चीज कर रही, पर अपने वास्ते इज्जत से बड़ी कोई चीज नहीं। लगना भी एक है भाई, इज्जत से बड़ी और कोई चीज नहीं, इज्जत से बड़ी कोई इज्जत चीज बेच नहीं। के अगर इज्जत हुई है तो वो कुछ काम नहीं क्या काम किए, वो तो फेम है ना भाई। और फेम कितने देर का रहता, जब तक तुम्हारा अकाउंट ट्रेंडिंग में तब तक फेम रहता। कोई तुम्हारे से अच्छा चूतिया बनाने वाला आ गया तो वो ट्रेंडिंग में आ जाएगा, तुम नीचे आ जाएगा। तो ट्रेंड यही रहता। ट्रेंड क्या रहता भाई, ट्रेंड में अगर कोई, ट्रेंड में क्या चलता तुमको मालूम है, ट्रेंड में क्या चलता मेरे को मालूम है, लोगों को मालूम है। तो ट्रेंड में उससे अच्छा बनाने वाला कोई आ गया ना कि हाँ ये ट्रेंड को और गंदा कर सकता था, तो फिर नीचे वाले को छोड़ देते, उसको पकड़ लेते। भाई लोगों को ये पसंद है। 4-5 साल में खुद को क्या देखना चाहोगे तुम? 4-5 साल है भाई, मैं तो हर रोज ये सोचता कि मैं कल कुछ तो भी कर लूं, कल कुछ तो भी कर लूं, कल भी मेरा टाइम बदल जाए, कल मैं कुछ बड़ा बन जाए, खतरा गाना गलती से वायरल हो जाए कि हाँ भाई ठीक है अपने गानों में वो चीज नहीं। बट एक 4-5 साल जो है ये बहुत बड़ा टाइम है। मैं आने वाले 2-3 सालों में खुद को एक अच्छे मुकाम पे देखना चाहता हूँ कि अभी जो मुकाम पे हो ना, इंशाल्लाह इससे और बड़े मुकाम पे देखना चाहता हूँ। क्योंकि देखो जितने जल्दी मैं आगे बढ़ूंगा ना, उतने जल्दी मेरे को सुनने वाले, मेरे को सपोर्ट करने वाले और मेरे से सीखने वाले, इनको हिम्मत मिल जाएगी। तो 4-5 सालों में मैं खुद को बहुत जल्दी बहुत आगे देखना चाहता हूँ। क्योंकि मेरे लिए लोग रुके भाई, जो मुझसे इंस्पिरेशन हो रहे हैं, वो लोग मेरे वास्ते रुके भाई, तो मेरे को उनके वास्ते भी कुछ करने का। आरजे भाई तुमसे मिलके बहुत अच्छा लगा, ये ब्रॉडकास्ट करके भी मेरे को बहुत अच्छा लगा भाई बहुत खुशी हुई तुमको मिलके। भाई मेरे को बहुत ज्यादा सही लग रहा है कि मैं किसी को सपोर्ट कर रहा हूँ। मतलब हमेशा की तरह इस बार भी मैं, मतलब ये मेरा पहला ब्रॉडकास्ट है, जैसे कि आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, बट और मैं और बहुत से लोगों का सपोर्ट करते रहता हूँ, बट मेरे को आपके साथ मिलके एकदम वो भाई वाला फील आया, इसलिए मैंने ब्रॉडकास्ट किया है।
ठीक है, मैं व्यूअर्स से एक बात कहना चाहूंगा कि साहिल के कंटेंट चैनल को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और इनको नए नए आइडियाज दो और रैपर्स के बारे में बताओ और आर्टिस्ट के बारे में बताओ कि ये किसके साथ और ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं या आप देखना चाहते हो और इनके चैनल पे और कुछ कंटेंट देखना चाहते हो तो वो भी बताओ। और डोंट फॉरगेट टू फॉलो आरजे म्यूजिक अकाउंट ऑल्सो। आरजे भाई को भी जाके फॉलो करो, इनका भी चैनल है, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उधर भी जाके सब्सक्राइब करो। अपना भाई है, बड़ा भाई, तो सपोर्ट दिखा दो और मचा दो। भाई मचा दो, पीस आउट, पीस आउट।